आज की इस वीडियो में हम लोग स्नेल्स लॉ की कुछ और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहली प्रॉब्लम है, द फिगर शोज अ रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम एयर इनटू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम एंड द रे इज रिफ्रैक्टेड, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि हमारे पास लाइट एयर से एक ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर हो रही है, ट्रांसपेरेंट। तो यहाँ पर हमारे पास लाइट एयर से एक ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर हो रही है और यहाँ पर हम फिगर में एंगल ऑफ इंसिडेंस भी देख सकते हैं। तो ये हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो उसने कहा है कि कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल, यानी कि इस मटेरियल का हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालें। तो अगर आपने हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो से पहले उस वीडियो को देख लें, क्योंकि उसके अंदर हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एक बेहतर तरीके से समझाया है। तो अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग इसको स्नेल्स लॉ से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास स्नेल्स लॉ है, अगर हम लोग इस एयर को, क्योंकि ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्रैक्टेड रे है, तो हम लोग इस एयर को मैं आई कह रहा हूँ, यानी मीडियम, इंसिडेंट मीडियम। ये कोई टेक्निकल टर्म नहीं है, लेकिन मैं इसको इस वीडियो में कह रहा हूँ और इसको मैं रिफ्रैक्टेड मीडियम कह रहा हूँ, आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो हमारे पास हमने एन आर निकालना है, उसने हमें कहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल। इस मीडियम का हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है एन आर, और हमें एन ऑफ आई पता है, एयर हमें उसने बता दिया है कि ये तो एयर है, ये हमें पता नहीं कौन सा मटेरियल है। तो ये तो हमें पता है एयर है, और हम लोगों के पास जो चार्ट है उसके अंदर हमें एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है तकरीबन 1.003। तो इसको हम लोग तकरीबन 1 ही कहते हैं। तो आमतौर पे एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको 1 ही कहा जाता है, और ये वैक्यूम के बराबर तस्वर किया जाता है, क्योंकि एयर और वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट तकरीबन सेम होती है। अब हमें समझने की ज़रूरत है कि ये हमें किस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर ये बात कर रहा है। तो हमें पता है कि जब भी हमें खाली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है, उसके साथ कोई दूसरा मटेरियल नहीं कहा जाता है एज ए रेफरेंस, तो वो हमारे पास एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, यानी कि उसके अंदर हमारे पास वैक्यूम एज ए रेफरेंस होता है। ये हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो इसके अंदर हमारे पास ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हो रही है, इसके अंदर हमारे पास वैक्यूम एज ए रेफरेंस है, या हमारे पास एयर एज ए रेफरेंस है। क्योंकि वैक्यूम और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही सेम है, तो हम दोनों को एज ए रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं। दोनों के अंदर स्पीड ऑफ लाइट हम सेम ही इमेजिन करते हैं, बस हल्का सा इनमें डिफरेंस होता है, तो हम लोग इनको राउंड ऑफ करके सेम ही इमेजिन करते हैं। तो हमारे पास स्नेल्स लॉ है, एन ऑफ आई मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ आई, एन ऑफ आई यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आई साइन ऑफ आई इज इक्वल टू एन ऑफ आर मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ आर। और ये यहाँ पर ये जो साइन के अंदर आई और आर हैं, ये वाले हैं, ये हमारे पास आई है और ये हमारे पास आर है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो एन ऑफ आई डिवाइडेड बाय एन ऑफ आर इज इक्वल टू, हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, साइन ऑफ आर डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आई। और यहाँ पर हमने निकालना है एन ऑफ आर, यहाँ पर हम लोगों ने निकालना है एन ऑफ आर। तो यहाँ पर हम लोग इसको बहुत इजीली निकाल सकते हैं एन ऑफ आर। तो यहाँ पर हमें सारी वैल्यूज़ पता है, हम उनको पुट कर देंगे। तो हम लोगों के पास यहाँ एन ऑफ आई आएगा तकरीबन 1 डिवाइडेड बाय हमारे पास जो एन ऑफ आर आएगा वो हमारे पास आएगा तकरीबन वो हम लोगों ने निकालना है। और यहाँ पर साइन ऑफ आर यानी कि साइन ऑफ द रिफ्रैक्टेड एंगल, तो रिफ्रैक्टेड एंगल हमारे पास है 30, और साइन ऑफ आई ये है हमारे पास तकरीबन ये वाला एंगल, साइन ऑफ 45 डिग्रीज़। तो यहाँ पर से अगर हम लोग इसको देखें तो ये हमारे पास बन जाता है, साइन ऑफ 30 जो कि हम लोगों के पास तकरीबन है 0.5, और साइन ऑफ 45 0.7। तो ये हमारे पास तकरीबन बनता है 0.5 मल्टीप्लाइड बाय एन ऑफ आर इज इक्वल टू 0.7 मल्टीप्लाइड बाय 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये हमारे पास तकरीबन हो जाएगा एन ऑफ आर इज इक्वल टू 0.7 डिवाइडेड बाय 0.5। और अगर हम लोग इसको निकालें तो ये हमारे पास तकरीबन बनता है तो 0.7 डिवाइडेड बाय 0.5 1.4। तो इससे हमें पता चला कि हमारे पास ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इस ट्रांसपेरेंट मीडियम, ये जो हमारे पास ट्रांसपेरेंट मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास है 1.4। और हमने अपने जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व जो है वो कर लिया है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो
ये ट्रांसपेरेंट मीडियम क्लोज टू समथिंग लाइक ग्लास है, क्योंकि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है, तो ये ग्लास जैसे ही कोई टाइप है, ट्रांसपेरेंट भी है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4 है, तो समथिंग लाइक एक ग्लास टाइप मटेरियल है। हम लोग इससे थोड़ा सा ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। चलिए एक और प्रॉब्लम करते हैं, और ये हमारी स्नेल्स लॉ के ऊपर आखिरी प्रॉब्लम होगी इस सीरीज़ में, और ये एक थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम होगी, तो इससे आपको आइडिया कंप्लीट हो जाएगा। तो अ कप ऑफ वाटर sitting on a table outside in the sunlight is filled to the top. The sun happens to be 52 degrees above the horizon, and you notice the bottom of the cup has just become completely shaded. The cup has a depth of 20 centimeters, and you can calculate the width of the bottom of the cup. Find the width in centimeters. तो यहाँ पर बेसिकली इस डायग्राम से हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो वो क्या ये रहा है कि हमारे पास एक वाटर का एक कप पड़ा हुआ है, वाटर से फिल्ड बाहर, इसको ये सनलाइट की रेज हैं, तो ये सनलाइट आ रही है, तो हमारे पास एक कप पड़ा हुआ है बाहर और सनलाइट से एक्सपोज्ड है। अब वो कहना है कि द सन हैपन्स टू बी 52 डिग्रीज अबव द होराइजन। होराइजन हमारे पास बेसिकली जब हम लोग सूरज को देखते हैं, तो हमारे पास जो सामने की, हमारे पास अगर ये सूरज है, तो हमारे पास यहाँ पर ये जो सामने की बाउंड्री होती है, जो एक ज़मीन की हम बाउंड्री देख सकते हैं, इसको होराइजन कहते हैं। और ये जो 52 डिग्रीज अबव द होराइजन कह रहा है, इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास यहाँ पर लाइट रे आ रही है, अगर आप इसको 3D में विजुलाइज करें, तो अगर ये ज़मीन है तो इसके साथ ये जो एंगल बना रही है, ये बेसिकली अबव द होराइजन का मतलब है। तो यहाँ पर अगर हम लोग इस डायग्राम में देखें, तो ये वाला जो एंगल है, ये जिसको अल्फ़ा लिखा हुआ है, ये बेसिकली वो एंगल है, ये जो अबव द होराइजन वाला जो एंगल है। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो अल्फ़ा है, ये बेसिकली 52 डिग्रीज़ है। और उसने कहा है कि ये जो हमारे पास डी है, ये जो इसकी डेप्थ है, ये इस वाटर की, ये हमारे पास तकरीबन 20 सेंटीमीटर्स है। उसने हमें कहा है कि इसकी विड्थ मालूम करो। तो इसको हम लोग स्नेल्स लॉ के ज़रिए और थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री के ज़रिए आसानी से मालूम कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, तो सबसे पहले हम लोग ये जो θ1 है, जो हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है, क्योंकि ये जो लाइट रे है यहाँ पर आके टकरा रही है और इधर अंदर जा रही है, सनलाइट की लाइट रे, तो ये हमारे पास नॉर्मल बन रहा है, तो ये हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो अगर हम लोग अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालें, तो हमें पता है कि इन दोनों को ऐड करके जो θ1 है और ये जो 52 डिग्रीज़ है, इन दोनों को ऐड करके हमारे पास 90 डिग्रीज़ बन रहा है नॉर्मल के साथ। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि θ1 प्लस 52 डिग्रीज़ इज इक्वल टू 90 डिग्रीज़, यानी कि θ1 इज इक्वल टू 90 डिग्रीज़ नेगेटिव 52 डिग्रीज़, यानी कि अराउंड 38 डिग्रीज़। तो ये हमारे पास हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो मैं इसको आई लिख देता हूँ, क्योंकि चलें एंगल आई लिख देता हूँ। तो ये हमारे पास हमारा ये वाला जो एंगल है θ1, ये हमारे पास 38 डिग्रीज़ है। उसके बाद हमारे पास ये वाला जो एंगल है θ2, ये हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। और हम अब इसको कैसे निकाल सकते हैं, हम इसको स्नेल्स लॉ से निकाल सकते हैं। हमारे पास स्नेल्स लॉ है n ऑफ i मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ i इज इक्वल टू n ऑफ r मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ r। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो इंसिडेंट हम लोग, ये वाला हमारे पास जो इंसिडेंट मीडियम है जहाँ से लाइट आ रही है, ये एयर है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तकरीबन हमारे पास 1 है, हमने पहले बात की थी। और ये वाला हमारे पास ये वाला जो हमारे पास मीडियम है, ये वाटर है, ऑलरेडी प्रॉब्लम मैंशनड है। तो ये हमारे पास जो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो तकरीबन 1.33 है, तो 1.33। हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस भी पता है, तो हम यहाँ से इजीली एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग इसको निकालें, तो n ऑफ i हमारे पास है तकरीबन 1 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ 38 डिग्रीज़ इज इक्वल टू n ऑफ r भी हमें पता है 1.33 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ r। और यहाँ पर ये जो r एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये वाला, ये हम लोगों को निकालना है। तो ये हमारे पास तक बन जाता है साइन ऑफ 38। अगर मैं देखूँ कैलकुलेटर पे, तो साइन ऑफ 38, तो ये हमारे पास तकरीबन बनता है 0.62। 0.62 यहाँ पर हम लोग डिवाइड कर सकते हैं इसको 1.33 से, ये हमारे पास इक्वल है साइन ऑफ आर के। यानी दूसरे अल्फाज में हमारे पास जो साइन ऑफ आर है, वो हमारे पास इक्वल हुआ 0.62 डिवाइड बाय 1.33 के। तो 0.62 डिवाइडेड बाय 1.33, तो हमारे पास तकरीबन इक्वल होता है 0.47 के, 0.47। यहाँ से हम लोग हमारा अपना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकाल सकते हैं, जो कि हमारे पास होगा साइन इनवर्स ऑफ 0.47
तो ये हमारे पास तकरीबन होता है, तो साइन इनवर्स ऑफ 0.47, तो ये तकरीबन है 28 डिग्रीज़। तो हमने देख लिया कि हमारे पास अब जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 28 डिग्रीज़ है। तो ये हमारे पास जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये 28 डिग्रीज़ है। और यहाँ पर हम इस चीज़ को एक नज़र में वेरीफाई भी कर सकते हैं कि क्या आंसर ठीक है। इस तरीके से कि अगर हम लोग देखें तो हम लोग एयर से वाटर में आ रहे हैं, तो हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, एयर में कम रिफ्रैक्शन है। तो वो हम लोग यहाँ से देख भी सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। और अब हम लोगों ने बेसिकली W निकालना था। अब आगे हम लोग हल्की सी ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके इसको निकाल सकते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, 90 डिग्रीज़ का एंगल है। तो यहाँ पर अब हम लोग थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करके इसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ हाइपोटेन्यूज तो नहीं दिया हुआ, लेकिन ये वाली जो लेंथ है इसको दी हुई है। अब हमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करना है, ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटीज़ का यूज़ करना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हमें ये वाला एंगल मालूम है। तो अगर हम लोग इसको जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में साइन कॉस थीटा, साइन कॉस टैन में जो हमारे पास थीटा होता है, वो वाला जो थीटा, जो कि उस थीटा की डेफिनेशन होती है कि वो हमारे पास बेस और हाइपोटेन्यूज के दरमियान होता है। तो अगर हम लोग इसको वो थीटा इमेजिन कर लें, तो हमें कोई सा एक थीटा इमेजिन करना है। ये भी थीटा हो सकता है और ये भी थीटा हो सकता है उस आइडेंटिटीज़ का, लेकिन उसके मुताबिक हमारी बेस और जो हाइपोटेन्यूज है वो चेंज होगा। अगर तो ये थीटा है तो ये बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूज होगा और ये परपेंडिकुलर होगा। लेकिन अगर ये वाला थीटा है तो ये बेस होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। तो ज़ाहिर है हमें ये पता है। हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ये निकाल लें और फिर जो है आइडेंटिटी को अप्लाई करें, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं। तो हम लोग इसको थीटा अज्यूम कर लेते हैं। तो ये हमारे पास बेस बन जाएगी, ये हमारे पास परपेंडिकुलर बन जाएगा, ये जो नीचे वाला है, और ये हमारे पास ये वाला जो है ये हाइपोटेन्यूज है, जो हमें नहीं दिया गया। तो अब हमें हाइपोटेन्यूज निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्टली हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ करके निकाल सकते हैं। तो हम देखें तो हमें एक रिलेशनशिप चाहिए हमारे बेस और हमारे परपेंडिकुलर के दरमियान। तो ये हमें टेंजेंट थीटा मिल जाती है। तो टेंजेंट थीटा ये हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस A/B। तो यहाँ से हम लोग इस हमारा ये वाली जो A है, इसको हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास होगा टेंजेंट, और ये थीटा हमने इसको अज्यूम किया था, तो ये हमारे पास होगा 28 डिग्रीज़, और हमारे पास हमारा जो परपेंडिकुलर है वो हमने निकालना है डिवाइडेड बाय 20। तो हम लोग अगर tan ऑफ 28 निकालें तो ये तकरीबन होता है, तो tan ऑफ 28 तो ये तकरीबन होता है 0.53 मल्टीप्लाइड बाय 20 इज इक्वल टू A। यानी कि हमारे पास हमारी जो विर्थ आ रही है बॉटम की, या ये जो हमारे पास हमारी बेस आ रही है, ये हमारे पास जो परपेंडिकुलर आ रहा है, ये तकरीबन है 0.53 मल्टीप्लाइड बाय 20, तो अप्रॉक्सीमेटली 10.6 सेंटीमीटर्स, क्योंकि हमारे पास ये 20 सेंटीमीटर्स था। तो इस तरीके से हमें उसने कहा था कि सेंटीमीटर्स में इसकी विड्थ निकालो, जो कि हमने स्नेल्स लॉ को यूज़ करके और बेसिक ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करके निकाल ली है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो गई होगी। तो ये हमारे पास आखिरी प्रॉब्लम थी स्नेल्स लॉ की, लेकिन इससे आपकी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस बिल्डअप हुई होगी।